क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, जैसे हम लोग लीनियर पढ़ रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन क्या था कि जो वेरिएबल था उसका पावर 1 होता था। ठीक है, जैसे मान लो कि 2x + 1 बाय से 3x - 1 = 4/5 ऐसा कुछ रहता था। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि वेरिएबल का पावर 1 होगा। व्हेन यू गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई देन आल्सो द पावर विल रिमेन 1 ओनली। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर 1 था, दैट इज लीनियर। दिस इज लीनियर, पावर 1 होना दैट इज लीनियर, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। लेकिन यहीं पे अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे मॉडिफाई, और इसका सॉल्यूशन देखो कैसा हो जाएगा, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 उधर, तो हो जाएगा 10x + 5 = 12x - 4। ठीक है, आप फिर नंबर्स को एक साइड लेके जाते हो और वेरिएबल्स को एक साइड लेके आते हो और फिर आंसर मिल जाता है। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये अगर लीनियर रहता तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते। नाउ सपोज यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। दैट लिटिल मॉडिफिकेशन इज कि इफ आई राइट क्वेश्चन इन दिस वे, so suppose it is like this. Now see, if you go for this cross multiplications, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और अगर क्या वैसे ही करना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए, ये तो तरीका है। क्या हो जाएगा, देखो 4 × 2x + 1 = x × 3x - 1। now go for multiplication। अब देखो x का जो है वो पावर 2 वाला भी आ गया है, मतलब अब अगर हम लोग सब चीज को एक साइड लेके जाते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। या फिर 4 को तुम उसी साइड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, पर ऐसे लिख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको क्वाड्रेटिक को। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, बताना ये था कि देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है और कैसे आ गया। अब यहाँ देखो x भी वेरिएबल है और इसका पावर 2 वाला भी वेरिएबल, मतलब x वेरिएबल है और उसका पावर 2 वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस तरह का इक्वेशन आ जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरलाइज करके लिखना चाहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म से ax² + bx + c = 0, अगर ऐसे फॉर्म का है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वेयर a b and c will be known, they will have some values। ठीक है, and one more thing, a cannot be 0, मींस b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, पर a 0 नहीं हो सकता। क्यों a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो गया, इफ a is 0, तो ये वाला पार्ट तो हट ही जाएगा। अब अगर ये वाला पार्ट हट गया तो अगेन इट विल बिकम लीनियर, इट विल नो मोर बी क्वाड्रेटिक। सो दैट इज व्हाई अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो a कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का जो रहता है हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तुम सोचो ये लीनियर इक्वेशन जब था, सेम क्वेश्चन, देखो ये दो जो क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इधर लीनियर था लेफ्ट साइड में, देखो आराम से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तुम सोचो कि राइट साइड में जो ये इक्वेशन आया है कि 3x² - 9x - 4 = 0, सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों तो ऐड भी नहीं होगा ना। यही सेम चीज, अगर ये सेम चीज कुछ ऐसा रहता कि देखो 3x - 9x - 4 = 0, अगर ऐसा रहता, सपोज ऐसा रहता, ऐसा आया नहीं है, मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा रहता तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स बन जाते हैं एंड दे कैन बी सिंप्लीफाइड, -6x हो जाएगा, -4 = 0। तो हम लोग क्या बोल पाते हैं कि -6x = 4, मतलब बेसिकली वेरिएबल वाला एक टर्म आ गया। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल का दो टर्म है और हम दोनों को और सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते, दे विल नॉट ऐड अप और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब दे आर नॉट लाइक टर्म, सो दे कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। तो इसका मतलब हम उसको सही में इन दोनों टर्म को एक टर्म बना नहीं सकते, तो आगे सॉल्व कर नहीं सकते, सीधा बात है, जितना तो पता है उसके हिसाब से।
तो फिर क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखेंगे। क्या अप्रोच रखेंगे, देखो देखते हैं कि ये पावर टू आता कैसे है। जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है और इसके साथ ऐसा कुछ है, मतलब कि ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों पावर वन वाला है ना, दोनों लीनियर है। अगर दो लीनियर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। देखो ये कुछ ऐसा आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, विच इज क्वाड्रेटिक। सो ऑब्वियस सा बात है कि एक क्वाड्रेटिक कैसे आएगा, दो लीनियर को मल्टीप्लाई करने से एक क्वाड्रेटिक आएगा, तभी ना x का पावर 2 बनेगा। देखो जब x एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर 2 बनेगा। तो दो लीनियर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके क्वाड्रेटिक बनाता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इज इक्वल्स टू 0। हम लोग को ये देखो इसको, ये जो लेफ्ट साइड में जो है ना, ध्यान से देखना, ये जो लेफ्ट साइड में जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब ये इक्वल्स टू 0 हो गया तब ये पूरा ओवरऑल थिंग को क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा चीज को, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, खाली अगर हम इस लेफ्ट साइड वाले का बात करें तो दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एंड जब हम लोग उसको 0 से इक्वेट कर दिए देन इट बिकेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। So see, some quadratic expression is equals to 0, so this it will become an equation. Yes, some quadratic expression है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट नाउ वी सॉ कि quadratic expression can be broken into two linear expressions. Just now we studied ना, तो मतलब broken into मतलब कि they can be written as product of two linear expressions। तो ये जो quadratic है इसको हम लोग मान लो linear 1 into linear 2 तो लिख ही सकते हैं, दो linear के प्रोडक्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक को हम लोग ऐसे लिख देंगे और ऐसे लिखे बस वही सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हो गया। कैसे, देखो अब जो हम लोग को मिला वो क्या बोल रहा है कि दो चीज का प्रोडक्ट 0 है। देखो एक दो, ये दो पार्ट है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों का तो प्रोडक्ट ही हो रहा है ना। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। अब तुम बताओ अगर हम लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू 0, a and b are certain numbers, ठीक है, which is not known, and I am saying that product of ab is 0। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कभी भी याद रखना कि कोई नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता। जैसे कि 5 इंटू -4 कभी 0 नहीं होगा, इट विल नेवर बी 0। मतलब दो नॉन जीरो नंबर ले लो, नॉन जीरो मतलब 0 छोड़ के कोई दूसरा नंबर, कुछ भी पॉइंट में ले लो, कैसे भी ले लो, अगर मल्टीप्लाई करोगे कभी 0 नहीं आएगा। अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों ही 0 है। So if AB is equals to 0, then it means that either A is 0 or B is 0 or both are 0। क्यों, क्योंकि देखो 0 से इसको मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, तो भी 0 आएगा, और अगर दोनों ही 0 है तो 0 आएगा ही आएगा। बाकी और कोई केस हो ही नहीं सकता 0 लाने का। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों ही 0 है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड कि क्यों बचपन में शायद तुम लोग पढ़े होगे, लेकिन हम लोग क्या करते डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 लिख देते। क्यों लिखते थे, कैसे कंसेप्ट आता था, वो हम लोग ध्यान नहीं देते थे। इट वाज लाइक हाँ ठीक है ना यार, दो चीज ये लीनियर आ गया तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, क्यों भाई का है, वो नहीं कोई बोलता था। तो देखो अब हम लोग इसी चीज को यूज करके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। सो सी अब इस फॉर्म में आ गया, तुम लोग क्या बोल सकते हैं कि आइदर दिस लीनियर 1 इज इक्वल्स टू 0
और लीनियर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 0, ऑब्वियसली वी कैन सॉल्व इट, वी नो हाउ टू सॉल्व इट, वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से x का दूसरा, x के जो भी वेरिएबल होगा, इट इज नॉट कि ऑलवेज x विल बी द वेरिएबल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी a n m, कुछ भी हो सकता है। तो दो वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो वी यूज्ड टू गेट वन आंसर, but when we'll solve a quadratic equation, then we'll get two answers. अब डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन, दोनों ही सही हो सकता है और दोनों में से कोई एक खाली सही हो सकता है। ठीक है, कैसे बता रहे, जैसे अगर मान लो हमको क्वेश्चन बोला हुआ है कि टू नंबर्स और दोनों का कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, बस इतना है कि टू नंबर्स और दोनों का कोई रिलेशन है, ठीक है, और फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व किए, दो वैल्यू आ गए, तो दोनों ही आंसर हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हमको बोला है कि टू नेचुरल नंबर्स और तब कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा मतलब कुछ दिया हुआ है, तब हम लोग का मान लो दो आंसर आया। अब दो आंसर अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बिकॉज बोथ आर नेचुरल नंबर, बोथ कैन बी। हाँ, लेकिन अगर उसमें से कोई एक फ्रैक्शन आ गया, मान लो x का वैल्यू आया 5 और एक तो वैल्यू आया 3/4, नाउ दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, तो हम लोग इस आंसर को डिस्कार्ड कर देंगे, कोई बात। लेकिन आएगा दो वैल्यू, हमेशा आएगा दो वैल्यू, ये याद रखना। अब डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन, हो सकता है कि हम लोग को कोई एक वैल्यू का जरूरत ना हो, उसको हम लोग छोड़ दे, इग्नोर कर दें, पर हमेशा आएगा दो वैल्यूज अगर क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। हाँ, एक और केस आता है यहाँ पे इक्वल रूट्स का, जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आते हैं, जैसे अगर एक 5 आया तो दूसरा भी 5 ही आएगा, तो वो देखते हैं और हम लोग उसको डीप में जाके देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट देखो, ये जो मेथड है ना, इसका कुछ थोड़ा सा लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, देखो कि ऑलवेज इट विल नॉट पॉसिबल टू राइट आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब हमेशा ही पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इजीली जिस तरीके से हम लोग सीखेंगे ना वो कर पाना, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे करेंगे हम लोग उसको। जैसे मान लो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और हमको इसको सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस सा बात है, इसको दो लीनियर फॉर्म में ब्रेक करना होगा, सम लीनियर इनटू लीनियर। ये जो चीज है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशंस, इसको एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस, converting this ax square plus bx plus c into this linear multiplied to linear, this is called factorization, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं, ठीक है, मेनली 9 में, उससे पहले भी पढ़ा जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब कि अगर मान लो ऐसा कुछ है कि x प्लस 4 या 2x प्लस 4 इंटू x माइनस 3, कुछ ऐसा है, तो ये मल्टीप्लाई होने से क्या आएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, कुछ ऐसा आएगा शायद, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके ये लिखना तो हम लोग को आता है, दिस इज इजी, मतलब ये अपने को पता है। पर उल्टा कि अगर ये गिवन है तो यहाँ से इधर जाना, ये कैसे करेंगे, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि ये फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सो जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और मिड टर्म फैक्टराइजेशन। और मिड टर्म फैक्टराइजेशन में हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखना और एक एक इंस्ट्रक्शन को एकदम केयरफुली फॉलो करना। डायरेक्ट मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, क्योंकि अगर वेरिएबल लेके समझाने जाऊंगा तो कंफ्यूजन आएगा। सो ये जो लास्ट वाला था ना, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, इसी को ले लेते हैं। चलो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, अपने को आंसर पता है, आंसर क्या आना चाहिए, 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड टू x माइनस 3, दिस शुड बी द आंसर। तो पहला जो काम करना है वो है कि कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
देखो अभी मैं इक्वल्स टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज हम इसका एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का जस्ट फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। अगर फैक्टराइजेशन सीख गया तब तो फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करना कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई ए एंड सी विद साइन। तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि मेरा जो एक गिवन एक्सप्रेशन है इसमें ए क्या है और सी क्या है, ये पता होना चाहिए। तो याद रखना कि ए हम लोग किसको बोलते हैं, ए हम लोग बोलेंगे जो स्क्वायर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो। स्क्वायर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है ना उसको ए बोलेंगे। ठीक है, हमेशा। अब चाहे जैसे भी लिखा हो, बहुत जन कंफ्यूज क्या हो जाता है कि अगर सेम क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें तो बोलेगा दिस इज ए, नो दिस इज नॉट ए। ए क्या होता है, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है ना, स्क्वायर वाला टर्म, उसका जो कोएफिशिएंट है, दिस इज ए। ठीक है, तो ये ए बी और सी को पहचानना सीखो। तो यहाँ पे देखो ये ए है, तो ए का वैल्यू भी 2 है, ए का वैल्यू 2 है। नेक्स्ट है बी। बी होता है जो सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो। यहाँ पे सिंगल पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, मतलब बीच वाला टर्म, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। और सी किसको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो। देखो मैं ये सब चीज लिख नहीं रहा हूँ कि ए बी सी किसको बोलते हैं, बट तुम लोगों को समझा रहा हूँ, बस समझ लो और ध्यान रख लेना। सी किसको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो। कौन सा है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ये वाला। इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं ना, देखो खाली नंबर लिखा हुआ है, उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो हियर -12। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल मतलब जिस जो वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी मिल गया। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई ए एंड सी। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो ए सी यहाँ पे क्या होगा, विद साइन मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स -12 विच इज -24। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को दो ऐसा नंबर सोचना है। ठीक है, दो ऐसा नंबर सोचना है जिन दोनों का प्रोडक्ट 24 आता हो। तब बोलोगे साइन का क्या काम है, अगर खाली 24 का ही काम था तो साइन का काम क्या है, बताते साइन का काम क्या है। देखो बी का ना खाली मैग्नीट्यूड देखना, बी का साइन मत देखो, ओनली लुक एट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है बी का, 2 ना। तो देखो हमको दो नंबर ऐसा सोचना है जिन दोनों का, सपोज टू, लेट दिस टू नंबर्स बी से x, नहीं x तो वेरिएबल है और ए बी सी भी यूज कर चुके हैं, से m एंड n। तो हम लोग को ये दो नंबर ऐसा सोचना है जिन दोनों का प्रोडक्ट m into n शुड बी 24। और क्योंकि यहाँ माइनस साइन आया है, देखो ध्यान से देखो 24 का साइन क्या है, माइनस है ना, तो इन दोनों का माइनस करने से मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो m माइनस n या फिर n माइनस m, यही डिफरेंस होगा ना उसका। दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू 2, दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू 2, मतलब b का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर। b का साइन को भूल लो, b के मैग्नीट्यूड के बराबर। हमको दो ऐसा नंबर खोजना है। सो सी हाउ टू गेट दोज नंबर्स। तो क्या करेंगे हम लोग, 24 को प्राइम फैक्टराइज करने लग जाएंगे और जितना भी पॉसिबल पेयर होगा उसको देखेंगे। जैसे 2 से 12 टाइम्स में 24 गया ना, 12 माइनस 2 इज नॉट 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक बार करते हैं, 6 आया, 6 माइनस, देखो 2 टाइम्स 2 इज 4, तो 6 माइनस 4, ये 6 माइनस 4 इज 2 आ रहा है ना, 2 मैच कर गया ना, 6 माइनस 4 2 आ रहा है ना, एंड 6 टाइम्स 4 इज 24 आल्सो। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि वो दो नंबर क्या होगा। ठीक है, अब जैसे ये दो नंबर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दिस आर आवर रफ वर्क्स, ये सब जो है ये अपना रफ वर्क है, ये सब नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये पूरा का पूरा है, ये भी दिस इज एब्सोल्युटली आवर रफ वर्क। तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे सेम सब कुछ एज इट इज लिखो, खाली ये जो b वाला 2 है ना उसको चेंज कर देंगे, बाकी सब एज इट इज लिख दो। खाली जहाँ पे ये b जो है मतलब जो कि 2 लिखा हुआ है वैल्यू, उसके जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस 4, बिकॉज 6 माइनस 4 इज ऑल्सो 2। बस इतना तुम लिखे नहीं कि काम हो गया। कैसे काम हो गया, देखो अब क्या होगा,
इट विल बी 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो ये माइनस एक्स को, तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 12, मतलब ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ और माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, ये इन दोनों और इन दोनों ऐसा पेयर बना दो, और इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन जा रहा है कॉमन ले लो। जैसे फर्स्ट पेयर से कॉमन क्या जा रहा है 2x, तो क्या बचेगा देखो x माइनस 3, और इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है 4x, सॉरी ओनली 4 x कैसे, x तो है ही नहीं दूसरे वाले, इधर x है ही नहीं, सो ओनली 4, तो क्या बचेगा x माइनस 3 हो गया। नाउ सी वी हैव टू टर्म्स 1 2, और दोनों में कॉमन क्या है ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया मतलब तुम इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं किए हो, कुछ मिस्टेक किए हो। सो इन दोनों टर्म का देखो ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है। अब क्या करेंगे x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में ही है, तो लेफ्ट वाले टर्म में क्या बच गया अगर x माइनस 3 चला गया ओनली 2x, सो इधर 2x, और ये जो राइट में जो टर्म है इसमें क्या बच गया ओनली 4, सो प्लस 4, दिस इज आवर आंसर। देखो एक्चुअली फैक्टराइजेशन यही था ना, 2x प्लस 4 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने से ही आया था ना। So this is how we do factorization and it will help us to solve the quadratic equation. So now let us take few question and solve them. तो पहला quadratic equation देखो, मान लो x square minus 5x plus 6 equals to 0। तो यहाँ पे ये अपना रफ वर्क कर लेते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 6 है। तो a और c को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है देखो 6 टाइम्स 1 विच इज 6। तो मतलब क्या हो गया, हमको दो ऐसा नंबर सोचना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो और प्लस साइन है ना, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है ना, प्लस करने से 5 आता हो, मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो और प्लस करने से ये 5 आता हो, तो 3 and 2 3 और 2 भी है। हाँ, सो देखो क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ 5 है वहां पे क्या लिख देंगे 3 प्लस 2 लिख देंगे बस ना, ब्रैकेट को ओपन करो सिंप्लीफाई करो, देखो अपने आप हो जाएगा, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है, कीप सॉल्विंग इट मैथमेटिकली एंड इट विल बी डन। टेक कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है x कॉमन जा रहा है x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है 2 कॉमन जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ माइनस साइन भी तो है ना, तो मैं -2 ले लेता हूँ। क्यों लिया कॉमन -2, बिकॉज ये जो x है ना, अगर देखो +2 कॉमन लेते तो यहाँ -x आ जाता, हमको प्लस में चाहिए x, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट दोनों को तो सेम रखना है ना, दोनों टर्म में ब्रैकेट तो सेम रहना चाहिए ना, इसलिए हम -2 कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा देखो, जब भी माइनस कॉमन लोगे तो एक बात याद रखना कि जितने भी आगे टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा। whenever you are taking minus as common, always keep this in mind कि जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट में जो भी टर्म्स लिख रहे हैं सबका साइन चेंज करके लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट में हम लोग ये एक और ये दो टर्म लिखने वाले हैं, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव था तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, सो इट विल बिकम x, और इधर 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 और ये पॉजिटिव था तो इट विल बिकम माइनस। देखो अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, तो टेक x माइनस 3 कॉमन, क्या बच रहा है x माइनस 2। अब देखो क्वाड्रेटिक को हम लोग दो लीनियर में ब्रेक कर लिए ना, अब वही बात कि a into b is 0, so either a is 0 or b is 0 or both are 0, so either this is 0 or this is 0, so अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 3 है और अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 2 है, so there will be two values of x, 2 and 3। तुम ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन में बैठा के चेक कर सकते हो। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इधर बैठा लो, इस एक्सप्रेशन में बैठा लो, इन दोनों वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा। अगर हम लोग 2 बैठाएंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टाइम्स 2 इज 10 प्लस 6, देखो दिस इज 0। अगर हम 3 बैठाएं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 टाइम्स 3 प्लस 6, देखो 9 प्लस 6 15 माइनस 15, तब भी 0 यार। सो इन दोनों वैल्यूज के लिए वो 0 है, ठीक है, सिंपल। So see, now if you compare these two questions, this is a new question. If you compare these two questions, it's just a sign difference. यहाँ पे +6 था, इधर -6 हो गया।
तो कोई क्या ही सोच सकता है कि भाई क्योंकि ये -6 हो गया तो आंसर या तो ऐसा कुछ आएगा कि x इक्वल्स टू -3 एंड 2, या फिर मान लो 3 और -2 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। These numbers will only change. It will no more be 3 and 2. इसलिए I have said कि follow the instructions carefully. ठीक है? So see what changes will that negative sign make. अब हम लोग वैल्यू लिखते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -5 है और c बन गया -6. Now if you multiply them ac, you are going to get -6. मतलब कि हमको दो ऐसा नंबर सोचना है जिन दोनों का प्रोडक्ट 6 हो, मतलब मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो और अब माइनस करने से 5 आता हो। तो those two numbers cannot be 3 and 2 because देखो 3 into 2 6 होता है, ये बात तय है, सही है, लेकिन 3 minus 2 1 होता है क्या? 5 होता है क्या? नहीं होगा ना। 3 minus 2 तो 1 होता है, 5 तो नहीं होता है ना। So अगर क्वेश्चन had this question been like this, यहाँ 5 नहीं बल्कि 1 रहता, तब हम लोग 3 और 2 को यूज कर सकते थे क्योंकि 3 minus 2 1 होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 है, I cannot use 3 and 2 because 3 into 2, 3 multiplied to 2 is 6. That's true. But the problem is 3 minus 2 is not 5. ठीक है? So what will be those two numbers? 6 and 1. How about 6 and 1? देखो 6 multiplied to 1 is 6 and 6 minus 1 is 5. Completely matching. So these are our numbers 6 and 1. तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में? देखो x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पे क्या लिख देंगे? 5 की जगह पे 6 minus 1 लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? देखो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब पहला दो टर्म से क्या कॉमन है? देखो x कॉमन है, तो क्या बचा? x माइनस 6 और बाकी दो टर्म में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब +1 कॉमन। अगर कुछ कॉमन ना हो मतलब +1, -1 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हमको साइन क्या चाहिए। Now x minus 6 is common, so we will be left with this. So directly you can say the value of x will be 6 and -1. This is the answer. तो देखो यहाँ पे 2 और 3 कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, सेम क्वेश्चन, बस एक साइन चेंज हुआ। सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, उस साइन की वजह से क्वेश्चन चेंज हो गया। मतलब टर्म्स ऑलमोस्ट सेम, बस एक साइन चेंज किया और देखो नंबर्स ही बदल गया। हाँ, पर यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, सेम, दोबारा फिर से मैं लिखता हूँ, अभी मैं बता ही दिया था कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ 3 and 2, हाँ, साइन क्या आएगा 3 और 2 का, दैट वी डोंट नो, बट नाउ 3 and 2 अभी मैंने बताया था बिकॉज 3 into 2 is 6 and 3 minus 2 is 1, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तुम लोग इसको जैसे फॉलो कर रहे थे वैसे कर सकते हो। सो x माइनस 3 x प्लस 2 is 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 और -2। ठीक है, तो इस तरह से नाउ सी, ये तो स्टेप वाइज फॉलो करे तो इतना लेंदी आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को तुम लोगों को यू नो थोड़ा थोड़ा सा और फास्ट करना होगा कि कैसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं। तो देखो डिसाइडिंग दोज टू नंबर्स, वो तो हम लोग सीख ही गए। हमको यहाँ पता चल गया कि द नंबर्स आर 3 and 2। जैसे ही पता चल गया ना 3 and 2, तो अपने को पता है कि ये कुछ ऐसा लिखाएगा। देखो कि यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। अब देखो या तो +3 -2 होगा या फिर -3 +2 होगा, ऐसा कुछ, दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो क्या कैसे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो क्या करना है। मेरे पास 3 और 2 है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि -6 है, तो माइनस दोनों ऑब्वियस सा बात है, मतलब इसको ध्यान से इस चीज को समझना, ये सब इट इज लाइक कि हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो कुछ और ही एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, एक टर्म आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो, और लास्ट वाला जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है विच इज -4।
और जो बीच वाला है ना वो दो एक्सप्रेशन, दो ठो आता है, दो ठो को ऐड अप करके, एक तो x मल्टीप्लाइड टू 4 विच इज 4x, और एक 1 मल्टीप्लाइड टू x विच इज -x। ये दोनों सिंप्लीफाई होके आता है बीच वाला टर्म, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे कि लास्ट वाला जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इतना हम लोग को श्योर हो गया। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिए। अपने को दो नंबर मिल गया 3 और 2, और प्रोडक्ट आना चाहिए था दोनों का -6, तो इसका मतलब या तो -3 + 2 है, या फिर उल्टा कि +3 -2 है। ये श्योर हो गया कि दोनों का साइन ऑपोजिट है। अब क्या कि कहां पे कौन सा साइन बैठाएंगे, ये कैसे पता करेंगे, इधर का साइन देख के। अगर इधर नेगेटिव साइन है तो बड़े वाले को माइनस करो और छोटे वाले को प्लस करो। तो 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है ना, तो उसको माइनस करो और 2 को प्लस करो, जो बीच वाले का साइन है। और अगर ये बीच वाला साइन पॉजिटिव रहता, मतलब सपोज कि एक्सप्रेशन ऐसा रहता कि x² + x -6, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, सेम चीज वही, यहाँ पे भी तो वही 3 और 2 ही आएगा। तब क्या हो जाता, देखो x + 3 x -2 हो जाता, डायरेक्ट हम लोग बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच वाले का साइन प्लस है ना, तो जो बड़ा है उसको प्लस करो और जो छोटा है उसको माइनस करो। यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव है, तो जो बड़ा वाला है वो माइनस और जो छोटा वाला है वो प्लस। तब डायरेक्ट, तो कितना इजी हो जाएगा ना। देखो इसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट ये लिख पाए तो कितना इजीली हम लोग आंसर भी बोल पाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह शॉर्टकट, जैसे हम लोग और एग्जाम, जब द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर हो जाओगे तुम लोग इस चीज में। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दो नंबर तो पहले डिसाइड अपने को करना ही पड़ेगा। तो AC को मल्टीप्लाई किए, दो नंबर डिसाइड हुआ, नंबर आया 6 और 1। तो अपना या तो ऐसा है कि इधर 6 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 आएगा, ठीक है, 6 लिख लिए, 1 लिख लिए। अब किधर क्या साइन बैठाना है, देखो बीच वाला साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। देखो यही ऐसे आया था। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, सीधा सीधी बात है। यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन का देखते हैं, दो नंबर डिसाइड करना हम लोग सीख ही गए हैं। दो नंबर यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस करके ला रहा है, तो 3 और 2, तो x 3 x 2। अब यहाँ लेकिन एक चीज देखो, ये जो तीसरा वाला चीज है हम लोग इसको बार बार दूसरा एग्जांपल से भूल ही गए थे, ये तो प्लस है ना। ये प्लस रहने का मतलब है कि दोनों का साइन सेम रहना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अभी मैंने बताया था ना कि लास्ट वाला टर्म कैसे मिलता है, इन दोनों का प्रोडक्ट से। तो 3 और 2 का प्रोडक्ट +6 आना, इसका मतलब है कि इट विल बी -3 -2 और +3 +2, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट 6 आएगा, +6 आएगा। कि लास्ट वाला टर्म तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट से ही आता है ना, मल्टीप्लिकेशन से ही आता है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो दोनों का साइन सेम, लेकिन बीच वाले का साइन क्या दिख रहा है, इधर नेगेटिव दिख रहा है, बोथ हैज टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे -3 -2। अब मैं इतना बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट लॉट ऑफ टाइम, सो डायरेक्टली आई कैन राइट दिस। तुम लोग को भी थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना होगा। तो देखो अब स्टेप वाइज हम लोग देख लेते हैं कितना स्टेप्स फॉलो करना है। ये जो लास्ट वाला है इसका साइन देखना है, अगर ये प्लस है तो मतलब दोनों का साइन सेम होगा, और अगर ये माइनस है तो साइन ऑपोजिट होगा, ठीक है। और फिर क्या साइन बैठाना है ये हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, बीच वाले को देख के। तो इसको ध्यान में रख लो। तो लेट अस फॉलो दैट शॉर्टकट वाला तरीका। तो यहाँ देखो AC का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 20, A 1 है, B 12 है और C 20 है, ठीक है। AC का प्रोडक्ट 20 आ रहा है और हमको चाहिए 12, वो भी प्लस करके। तो व्हाट शुड बी आवर नंबर्स, 10 and 2, because 10 multiplied to 2 is 20 and 10 plus 2 is 12। तो नंबर तो मिल गया 10 और 2। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख लेते हैं। अब बात आता है साइन का,
क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो ऑब्वियस सा बात है दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अब बीच वाले का साइन देखते हैं, बीच वाले का साइन क्या है, प्लस। तो भाई ऑब्वियस सा बात है दोनों को प्लस ही रखना पड़ेगा, दो पॉजिटिव चीज मिलके तो पॉजिटिव लाएगा, दो नेगेटिव चीज तो पॉजिटिव ला नहीं सकता, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की, इसमें मल्टीप्लाई का बात नहीं कर रहा हूँ। सो दोनों का साइन प्लस हो जाएगा, तो आवर आंसर विल बी -10 -2। ठीक है, इतना सिंपल, बस डायरेक्ट ये करना है हम लोग। Now see, while using this shortcut, one thing which is to be noted is always the coefficient of x square is 1. अगर वो change हो गया then we cannot use this shortcut. Obviously we can use it, थोड़ा सा modify करना होगा। ठीक है, so जब ये x square का coefficient 1 है then only go for this. Else you can follow the conventional method, no issues, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड ज़्यादा लगेगा। ठीक है, now see these two questions. Again, we need to decide the number. So the product is -24, A and C. Product of A and C is -24. Now we need to think of two numbers जिन दोनों का प्रोडक्ट 24 आता हो, और क्योंकि -24 आ रहा है AC का वैल्यू, तो माइनस करने से 5 आता हो। तो 8 and 3. 8 times 3 is 24 and 8 minus 3 is 5. So we got those two numbers. तो यहाँ पे x 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x के साथ 5। अब साइन बैठाना है। देखो ये तो माइनस साइन था ना, मतलब ऑपोजिट साइन होना चाहिए दोनों का, क्योंकि ये वाला माइनस साइन है इसलिए दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए। एक बात तो तय होगी, तो जब अपोजिट साइन होना चाहिए तो ऑब्वियस सा बात है एक में प्लस एक में माइनस बैठना है, तो किस में प्लस बैठाएंगे और किस में माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा, बीच वाला साइन ना। क्योंकि ये बीच वाला साइन नेगेटिव है, मतलब बड़ा वाला को माइनस रखना है और छोटे वाले को प्लस रखना है। आंसर विल बी 8 and -5. Okay, so I made a mistake here. I said 8 and 3, but by mistake I have written it as 5. So it will be 3. Okay, this is going to be 3. So this is the answer. Now look at the second question. अब यहाँ देखो +24 हो गया, तो मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, मतलब वैसे ही है, नंबर्स तो वैसे ही दिख रहा है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो +24 हो गया, मतलब कि अब की बार प्लस करके लाना है, कितना लाना है, 11. So again our numbers are 8 and 3 only, because 8 plus 3 is 11. So the numbers are 8 and 3 only. पर अगर हम लोग साइन का बात करें तो यहाँ पे क्योंकि +24 है इसलिए दोनों का साइन सेम होना चाहिए, और क्योंकि 11 नेगेटिव है तो दोनों माइनस होना चाहिए। so x -8 x -3, तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 3 और 8 आ जाएगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखो, वैसे मैं एक ही जैसा लेता रहता हूँ ताकि तुम लोग को ये समझ में आए कि हाँ भाई, जैसे देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन और अभी मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। देखो हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, बस 11 की जगह 10 आ गया। अब 11 की जगह 10 आ गया तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रह रहा है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, नाउ आवर नंबर्स विल बी, प्रोडक्ट तो +24 ही आ रहा है, यहाँ पे AC का वैल्यू +24 ही आ रहा है, तो प्लस करके अब की बार 10 लाना है, 6 and 4, so it will be x -6, बाकी सेम तरीका फॉलो करो, x -4, तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, 6 और 4। ठीक है, नेक्स्ट x square -10x -24 equals to 0. Now think of those two numbers. What will be the numbers? Now it will not be 6 and 4, because अब की बार हमको AC का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो -24, मतलब माइनस करके 10 चाहिए, तो इट विल बी 12 and 2, because 12 minus 2 is 10. तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये माइनस है तो अपोजिट साइन होना चाहिए, और ये भी माइनस है तो बड़ा वाला नेगेटिव होना चाहिए। so x -12 x +2, आंसर क्या क्या आ जाएगा, 12 और -2 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर खुद से क्वेश्चन लेकर कैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो देखो ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे, ठीक है, तुरंत आंसर बोल दे रहे। Now see, next question. Suppose the question is x square
minus 12x plus 24 equals to 0. This is the question. Now think of two such numbers. Pause the video and think of it. Now see, if you look at this question, now you are not going to find, यहाँ पे AC का प्रोडक्ट कितना है देखो, plus 24. Now you cannot find two values जिसका प्रोडक्ट 24 हो, मतलब ऐसा नंबर्स नहीं है, फ्रैक्शन में हो सकता है वो, माइट भी फ्रैक्शन में हो, पर नंबर ऐसा नहीं मिलेगा दो इंटीजर जिन दोनों का प्रोडक्ट 24 हो और ऐड करने से 12 आता हो. तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस टेक्निक, दिस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन करके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो, ये जो पता करना है ना कि ये कोई भी क्वेश्चन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं. कैसे? ये जो हम लोग ए बी और सी का वैल्यू लिखते हैं ना, तो वहां हम लोग को देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. ये कैसे आया, क्या आया, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, डोंट वरी. ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू हम लोग को बताएगा कि भाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, या जिस तरीके से अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं. अगर इसका वैल्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यू नो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर इज 1, 4, 9, 16, 25. मतलब देखो जो नेचुरल नंबर्स उनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, वी कैन बिगिन फ्रॉम जीरो ऑल्सो. अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो आ रहा है तो भी चलेगा. दैट विल बी केस ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगा एक्स का. 36, 49 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन, दिस आर परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, ये परफेक्ट स्क्वायर आया, मतलब हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर पाएंगे. तो देख लो, सारे एग्जांपल्स को देख लो. अभी तक हम लोग सारा क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया ना, मतलब सब में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर था. देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं. इधर का देखते हैं, इसका बी स्क्वायर मतलब माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स a इज 1, c इज माइनस 24. तो ये क्या आ जा रहा है देखो, ये आ जा रहा है 100. 24 times 4 is 96 plus 96, मतलब 196. yes, it is a perfect square. 14 का स्क्वायर 196 होता है. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए सॉल्व हो पाया. देखो यहाँ देखो, ये वाले क्वेश्चन में चेक करो, इधर कितना आ जाएगा 100 और ये माइनस 96 हो जाएगा, तो 4. सी 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए सॉल्व हो पाया. जितना भी है, तुम देखो जितना भी हम लोग सॉल्व किया ना, गो थ्रू ऑल दिस एग्जांपल्स. इधर देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स 1 इज 1 टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा, and 24 times 4 is 96, so we are getting at it as 121. this is 11 का स्क्वायर. तो पॉसिबल हुआ, इसीलिए सॉल्व कर पाना. जितना भी एग्जांपल्स है देखो, सब में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर ही आया हो. यहाँ भी चेक कर लो, 11 माइनस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 96, देखो कितना आ रहा है 225. नहीं, कितना आ रहा है, सॉरी माइनस 4ac ना, ये माइनस आया. सो दिस इज 25 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सब में जितने भी एग्जांपल्स हम लोग के चेक कर लेना, देखना बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू. वहीं पे हम लोग इस एग्जांपल में आ जाते हैं. ये जो अभी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो 144 minus 96 which is 48. Now 48 is not a perfect square. It is not a perfect square, and so we cannot solve it using this method. इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, which we learn in the next session. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग नया तरीके सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू.